नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। क्रिकेट खत्म और खेल शुरू, लेकिन क्रिकेट जिस तरीके से खत्म हुआ और इस देश के भीतर उस क्रिकेट को लेकर जिस भावनाओं का उफान था, हमें लगता है क्रिकेट खत्म होने के साथ उन भावनाओं के साथ आज दस्तक दी जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा और उसके बाद उस खेल पर आएंगे। इनके जितने भी मैच हुए कोई एक ही इंसान ने खेला है, बाकी टीम बन के कोई खेला नहीं है। ये गुस्सा है, ये दुख है, ये दर्द है, ये सपनों के टूटने की त्रासदी है, ये ग्लैमर में खोई जिंदगी के भीतर की शून्यता भी है और यही क्रिकेट है। जी, क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं बल्कि जिंदगी जीने और वक्त गुजारने का एक ऐसा जरिया इस देश में बन चुका है जो जीत के साथ जुनून पैदा करता है और हार के साथ आक्रोश जगाता है। यह तो होना ही था। शुक्र मनाइए कि मैच सिडनी में हो रहा है, भारत के किसी शहर में नहीं, क्योंकि टीम इंडिया का मतलब जिस देश में सबसे ताकतवर हो जाना हो जाता हो, बीसीसीआई की सबसे ज्यादा कमाई में हिस्सेदारी हो जाती हो, राजनेताओं से लेकर सिल्वर स्क्रीन तक के ताकतवर और चमकदार चेहरों के बीच टीम इंडिया की शोहरत बुलंदी को छूती हो, देश में हर प्रोडक्ट को बेचने के लिए टीम इंडिया की मांग सबसे ज्यादा होती हो और देश भर में क्रिकेट से जुड़ने की होड़ में हर दिन लाखों बच्चे अपने गली मोहल्ले और मैदान पर पसीना बहाते हुए हर दिन दिखाई देते हो, वहाँ क्रिकेट में हार का मतलब गुस्सा तो होगा ही। हमें बड़ा अफसोस है, हमें उनसे ये उम्मीद नहीं थी, थोड़ा जल्दबाजी कर गए वो। मुश्किल है ना, क्रिकेट खत्म खेल शुरू। आइए खेल की शुरुआत करते हैं। इसलिए वार्ता एक इस जगह पर आकर खड़ी हो गई है जहां से वो आगे नहीं जा सकती। उन्होंने जब जो कहा कि हम ये चाहते हैं, वो सब पार्टी ने विचार करके उनका स्वीकार किया। क्योंकि 17 तारीख का जो इस्तीफा उन्होंने दिया था, सशर्त इस्तीफा दिया था, उस टॉक्स की मर्यादा बनाए रखने के लिए हमने वो बाहर लीक नहीं किया था। आज हमने उस स्थिति की आपको प्रति भी दे दी है, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी वो सब हमने मान ली। कुल मिला के सारी बातचीत में एक जिद थी, और जिद ये थी कि या तो शराफत से इस्तीफा दे दो, नहीं तो तुम्हें निकालेंगे। हर बातचीत में अंत में ये बात आती थी कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आप इस्तीफा दे दीजिए, ये मान लेंगे, आप इस्तीफा दे दीजिए। बात यहीं पर खत्म नहीं होगी, बात अभी बहुत आगे बढ़ेगी। मसला आम आदमी का है, जो कि पार्टी कम समाज ज्यादा था, लेकिन इन सब के बीच भटकाव क्यों हुआ। लेकिन हमने खेल का जिक्र शुरू किया तो कुछ और तस्वीरें भी है। मसलन बिहार के सीएम, देश के प्रधानमंत्री, मुलाकात हुई, देखिए जरा। 2009, 2012 और 2015, जी तस्वीरें 3 हैं, लेकिन पहली 2 तस्वीरों में 2 सीएम की मुलाकात थी, लेकिन तीसरी तस्वीर में एक सीएम तो दूसरे देश के पीएम है, और देश के पीएम से मिलने एक सीएम पहुंचे और अपने राज्य के लिए मदद और हक की बात कहकर निकल गए। पहली 2 तस्वीरों में दोनों ही राजनीतिक गठबंधन एनडीए में एक साथ हुआ करते थे, लेकिन तीसरी यानी आज की तस्वीर में दोनों की राहें अलग अलग है। इसीलिए आज पीएमओ में प्रधानमंत्री मोदी और बिहार के सीएम की मुलाकात महज एक राज्य के सीएम और पीएम की मुलाकात भर नहीं है, बल्कि आने वाले वक्त की एक ऐसी दस्तक भी है जिसमें एक बार फिर बिहार की राजनीति तले दोनों एक साथ नजर आ सकते हैं। क्योंकि बिहार के लिए केंद्र की मदद नहीं मिली तो नीतीश सीएम होकर भी बिहार के लिए कुछ कर नहीं सकते, और नरेंद्र मोदी का नाम लेकर बीजेपी से दूरी बनाकर लालू यादव से नजदीकी साधते हुए सत्ता मिल भी जाए, इसकी गारंटी है क्या। शायद इसीलिए आज दिल्ली पहुंचे तो बिहार के हक की बात की और पीएम से मिलने का जुमला कुछ इस तरीके से छिड़ा। यह हमारा दायित्व भी है कि बिहार के विकास से संबंधित समस्याओं से केंद्र को हम अवगत कराएं और अपनी बात रखें, और तर्क के साथ और आंकड़ों के साथ हमने सारी बातों को रख दिया। तो सवाल केंद्र की मदद का जरूर है, लेकिन 6 महीने बाद ही बिहार में चुनाव की घंटी भी बजने वाली है। तो फिर नीतीश के सामने बेहतर रास्ता है कौन सा। बीजेपी की मुश्किल वोट बैंक में बटी बिहार की राजनीतिक बिसात है, जहां पर उसकी सह कहीं पर टिकती नहीं, जिसमें सिर्फ ऊंची जाति के आश्रय बीजेपी जीत नहीं सकती, और दलित वोट बैंक के लिए जीतन राम मांझी वजीर बनकर बीजेपी को लाभ पहुंचा नहीं सकते। फिर बीजेपी के पास कोई ऐसा चेहरा भी नहीं है जो नीतीश कुमार पर भारी पड़े। तो बीजेपी मन मन में सोच जरूर सकती है कि नीतीश कुमार अगर साथ आकर खड़े हो जाएं, तो फिर बिहार की सियासत साधते हुए केंद्र में भी सुकून से सांस ली जा सकती है।
वहीं नीतीश की मुश्किल यह है कि जिस तरह बीते 9 बरस में राजनीतिक पानी पी पी कर लालू प्रसाद यादव को कोसा, अब सत्ता बचाने के लिए उसी जंगल राज की यादों को साथ लेकर उन्हें खड़ा होना पड़ रहा है। और ये मान भी लिया जाए कि बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन की सियासत फिर से सत्ता दिला ही देगी, लेकिन सत्ता मिल भी जाए तो फिर केंद्र की मदद का सवाल तो उठेगा ही, और सामने वही नरेंद्र मोदी खड़े होंगे जिनके खिलाफ नीतीश कुमार राजनीति चमका रहे हैं। कौन राजनीति कैसे चमकाएगा, खेल तो अभी शुरू हुआ है। दूसरा खेल दिल्ली में जो चल रहा है वो अपने ही मिजाज में चल रहा है। योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ने चंद मिनटों पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, छोटा सा हिस्सा देखिए, फिर आपको संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ले चलेंगे। हमने कहा था कि आम आदमी पार्टी इस बात को स्वीकार करे कि राज्यों के फैसले राज्य में हों, दिल्ली से ना हों। कम से कम पंचायत म्युनिसिपैलिटी के चुनाव का फैसला तो राज्य की इकाई करे। हमने मांगा था कि पार्टी में, कम से कम इस पार्टी में वॉलंटियर की एक आवाज होनी चाहिए। बड़े बड़े निर्णयों पे वॉलंटियर की बात सुनी जानी चाहिए, वोट होना चाहिए। हमने, पार्टी ने कहा था कि आरटीआई को लागू करने वाली पहली पार्टी हम बनेंगे। हमने ये कहा कि अब उसे कर दिया जाए, सीआईसी के ऑर्डर के मुताबिक आरटीआई को स्वीकार कर लिया जाए। यह बात चंद मिनटों पहले कही गई, लेकिन इस वक्त दूसरा खेमा क्या कह रहा है, सुन लीजिए। हाँ, वो एक सामूहिक रूप से खेद व्यक्त करने का भी एक मसौदा उन्होंने लिखा था। आप कहेंगे तो उसको भी हम जारी कर देंगे। मान लिया कि जो उन्होंने सार्वजनिक रूप से, जो हम लोगों ने आपस में टीका टिप्पणी की थी, उस पर भी एक मसौदा तैयार हुआ था कि हम लोग सार्वजनिक रूप से खेद प्रकट करेंगे। इसका मतलब कि आज 2 ऐसे मौके आए थे, मैं आपको बता दूं, कि जब मुझे भी लगा और हमारे सारे साथियों को लगा कि अब इस बातचीत का समाधान निकल जाएगा। एक तब जब मैंने कहा कि मैं और कुमार विश्वास पीएसी और एनी छोड़कर भूमि अधिग्रहण के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन में आपके और प्रशांत जी के साथ काम करेंगे। उस समय योगेंद्र भाई को बहुत भरोसा हुआ, उन्होंने कहा ठीक। जब बात मैं पे आ जाए तब मानकर चलिए आम आदमी खास हो चला है, नेता कम से कम खास हो चले हैं। फिर चलेंगे क्या कह रहे हैं, लेकिन उस सब के बीच में गंगा का जिक्र आज से नहीं हुआ। गंगा की सफाई का जिक्र इस देश में लोकसभा चुनाव के पहले हुआ, लेकिन आज एक बड़ी बैठक बुलाई गई, 2 सीएम गायब। गंगा की सफाई कौन करेगा, रिपोर्ट देखिए। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए पानी में जैसे धूप छाओ। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे, लहराए। जी, गंगा का असल सच यही सरकारी आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि गंगोत्री से कोलकाता तक 750 से ज्यादा उद्योग गंगा में कचरा डालते हैं, और सबसे ज्यादा कचरा या कहें प्रदूषण यूपी में फैलता है, जहां गंगा 31 जिलों से गुजरती है और 687 उद्योग गंगा को मैला करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। लेकिन गंगा की सफाई को लेकर देश के सच को भी परख लें। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने उन 5 राज्यों के सीएम को आज बुलाया कि गंगा की सफाई कैसे की जाए इस पर चर्चा हो, तो यूपी और बंगाल के सीएम पहुंचे ही नहीं। तो ऐसे में गंगा को मैली करने वाले उद्योगों पर लगाम कैसे लगाई जाए, इसके उपाय पर बिना सीएम के बात आगे बढ़े तो कैसे बढ़े, यह भी एक सवाल ही है। हालांकि उत्तराखंड, बिहार और झारखंड के सीएम बैठक में जरूर पहुंचे, लेकिन 2525 किलोमीटर लंबी गंगा नदी को साफ करने के लिए अगर राज्यों के सीएम ही रुचि ना दिखाएं तो फिर प्रधानमंत्री गंगा की भावनाओं में बहेंगे नहीं तो होगा क्या। और ये बनारस में वो बहे भी थे। सही सुना आपने, प्रधानमंत्री ने ये बात बनारस में पर्चा भरने के वक्त कही थी। तब से साल भर होने को आया और इन सब के बीच देश की सत्ता बदल गई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए और फिर गंगा सफाई का कार्यक्रम भी चला। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने गंगा सफाई को लेकर सरकार की पहल पर यह चोट भी कर दी कि ऐसे ही अगर सफाई होती रही तो 100 बरस तो लग ही जाएंगे। तो सवाल सीधा है, जब एक छोटे जिले के विकास नगर पालिका कायदे से काम नहीं कर पाती तो एक साथ गंगा प्रदूषण के मुद्दे पर देश की तमाम नगर पालिकाओं से सीधे सक्रिय भागीदारी की उम्मीद करे तो कौन करे। और देश भर के एक तो नहीं बल्कि 81 जिलों से एक साथ गंगा गुजरती है, तो ऐसे में गंगा सफाई में क्या सभी जिले लग जाएंगे? पन्नों को पलटे तो 25 बरस में गंगा सफाई के नाम पर 20,000 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन हालात और बदतर ही हुए हैं।
जो बातें गंगा के विषय को लेकर के हैं वो वहाँ के सामाजिक आर्थिक पक्ष से जुड़ी हुई है। कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री अपने राज्य के सामाजिक और आर्थिक पक्ष की अनदेखी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ी आबादी के राज्य हैं, बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश। जो सरोवर होते हैं उनकी नैसर्गिक व्यवस्था होती है, पानी भर जाने के बाद उस पानी। फिर याद कीजिए तो उमा भारती ने बजट सत्र के दौर में कहा था कि गंगा में 144 नाले जो सीवेज प्रवाह करते हैं उनमें 54 पश्चिम बंगाल, 51 यूपी में है। बिहार में 25 और उत्तराखंड के 14 नाले हैं। यानी जहां से प्रदूषण सबसे ज्यादा फैलता है वहां बीजेपी की सरकार है ही नहीं, और सभी सरकारों से मोदी का 36 का आंकड़ा है। तो राजनीति की सभी धाराएं एक साथ गंगा के नाम पर भी नहीं जुड़ती, लेकिन गंगा में कचरा गिराने के नाम पर सभी धाराएं एक साथ जुड़ जाती हैं। गंगा आए कहाँ से, गंगा जाए कहाँ रे। दरअसल जो खेल शुरू इस देश के भीतर हुआ है उसमें आम आदमी पार्टी पर हम दोबारा लौटे तो ये ना सोचिए कि उसने इस्तीफा दिया, इसने नहीं दिया, वो कहता है इसने दे दिया, उसने कहा। एक दूसरे मिजाज में लेकर आते हैं। इस देश में आंदोलन के बाद राजनीतिक दल जिस नाम से बना था उसमें शब्द एक इस्तेमाल किया गया था, स्वराज का। स्वराज की ही धज्जियां उड़ने लगे तो क्या मानिएगा, दिशा कौन सी है? रिपोर्ट देखिए, समझ जाइए। स्वराज का मतलब ये नहीं होता कि वैसे मैं चाहूं वैसे चले तो स्वराज है, अन्यथा मैं अलग बैठूंगा, मैं बात करूंगा, मैं अलग आपका मोर्चा बनाऊंगा। स्वराज शब्द का इस्तेमाल किसी राजनीतिक दल के नेता ने अपनी ही पार्टी के एक दूसरे नेता पर इस तरीके से निशाना साधकर कभी किया नहीं होगा, और इसकी कल्पना बीते 100 बरस में तो कभी नहीं की गई होगी। वैसे कल्पना तो यह भी नहीं की गई कि स्वराज शब्द आधुनिक राजनीति की उस पारंपरिक जमीन को हिला देगा जिसे कांग्रेस भूल गई और बीजेपी ने याद करने की सोची नहीं। क्योंकि पहली बार राजनेता की टोपी पर स्वराज शब्द भी उसी आम आदमी पार्टी ने लिखा जिसने राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन के लिए स्वराज को जरिया माना। और आम आदमी पार्टी के भीतर संघर्ष का जज्बा भी कुछ इस तरीके से भरा जिसमें बाल गंगाधर तिलक की तर्ज पर अंग्रेजों से लड़ते हुए आम आदमी पार्टी से जुड़े हर शख्स को लगने लगे कि स्वराज उसका जन्मसिद्ध अधिकार है और वह उसे लेकर रहेगा। सपने बड़े हैं, लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए, संघर्ष के लिए एकजुट हुई आम आदमी पार्टी का नाम लेकर जो टीम जुटी वही स्वराज के नाम पर कैसे बट रही है, यह सब कुछ आज कुमार विश्वास ने प्रशांत भूषण पर कसीदे गढ़कर बतला दिए। इतना अनुशासन नहीं रख सकते कि नेशनल एग्जीक्यूटिव में बैठकर हमने ये तय किया कि हम 28 को नेशनल काउंसिल करेंगे, प्रस्ताव पास किया, उससे पहले भी अगर हम मीटिंग्स इस तरह कर रहे हैं और वहां हमारे सदस्य मौजूद हैं तो ये घोर अनुशासनहीनता भी है और ये उस तथाकथित स्वराज की मांग की धज्जियां भी हैं जिसकी आड़ में इस तरह की बातें की जा रही हैं। स्वराज का मतलब ये नहीं होता है, स्वराज का मतलब होता है एक परिवार में, एक चौपाल पे, एक घर में बैठकर अपनी बातों को सब कहें और वहां से रास्ता निकले। तो क्या खटास इस स्तर पर आ चुकी है कि जिस आम आदमी पार्टी के सर्वोच्च नेता अरविंद केजरीवाल ने बाल गंगाधर तिलक से लेकर महात्मा गांधी के स्वराज को पढ़ समझकर स्वराज किताब भी लिख डाली और अपने राजनीतिक संघर्ष को दूसरी आजादी से जोड़ दिया, उसी राजनीतिक दल के भीतर एक नेता ने स्वराज को परिवार की सत्ता से जोड़कर निशाना साधने में कोई देरी नहीं की। एक्चुअली ये स्वराज पूरे देश में होना चाहिए, तब असली आज़ादी आएगी। ये 1947 में ही हो जाना चाहिए था, 1950 में ही हो जाना चाहिए था, बहुत लेट हो गया। असल में स्वराज का शाब्दिक अर्थ तो स्वशासन या अपना राज्य है, लेकिन महात्मा गांधी ने 1920 में यह कहकर इसे नया आयाम दिया कि जन प्रतिनिधियों द्वारा संचालित ऐसी व्यवस्था जो जन आवश्यकताओं और जन आकांक्षाओं के अनुरूप हो। यानी महात्मा गांधी ने स्वराज को निर्धन के स्वराज से भी जोड़ दिया। कमोवेश केजरीवाल ने भी अपनी किताब स्वराज में मौजूदा व्यवस्था की कमियों को उजागर किया और बताया कि कैसे वास्तविक जनतंत्र लाया जा सकता है। और तो और अन्ना हजारे ने तो केजरीवाल की स्वराज पर लिखी इस किताब को अपने आंदोलन का घोषणा पत्र करार दिया, जिसे केजरीवाल ने पहले पन्ने पर ही चस्पा भी कर दिया। लेकिन ये किसे पता था कि स्वराज शब्द का इस्तेमाल घर की सत्ता और पार्टी पर कब्जा करने की सोच के तहत इस्तेमाल किया जाने लगेगा। और 100 बरस बाद स्वराज का मतलब एक ऐसी धारदार हथियार के तौर पर होगा जहां अपनों का ही सर कलम भी किया जा सके और अपनों से दूरी भी बनाई जा सके और इस बात का भी जिक्र किया जा सके कि हम आम आदमी के ज्यादा नजदीक हैं क्योंकि हम स्वराज मानते समझते हैं। जाहिर है स्वराज शब्द ने हिंदुस्तान के संघर्ष को एक वक्त एकजुट किया था और आज स्वराज शब्द ने आम आदमी पार्टी को ही बांटने की दिशा में कदम बढ़ा दिए। स्वराज का मतलब ये नहीं होता कि वैसे मैं चाहूं वैसे चले तो स्वराज है, अन्यथा मैं अलग बैठूंगा, मैं बात करूंगा, मैं अलग आपका मोर्चा बनाऊंगा।
सियासत साधना शायद इसीलिए आसान काम नहीं होता और राजनीति को समझना और लोगों से सरोकार जोड़ना भी शायद इसीलिए बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इस दौर में स्वराज शब्द की जो भी आपने छीछा लेदर देखी वो तो समझ लीजिए राजनीति किस दिशा में जाएगी। लेकिन एक नेता ऐसा भी इस देश के भीतर हुआ जो आज से नहीं बीते 60 बरस से लोगों के जहन में छाया रहा। इस शख्सियत को दुनिया के तमाम नेता सलाम करते हैं। कल राष्ट्रपति उनके घर जाएंगे और देश के सबसे बड़े नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करेंगे। राष्ट्रपति भवन से कृष्ण मेनन मार्ग, यह दूरी है तो सिर्फ 2 किलोमीटर की और पहुंचा भी महज 5 मिनट में जा सकता है। लेकिन कल पहली बार राष्ट्रपति भवन से निकलकर देश के सबसे लोकप्रिय राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी को देश के सबसे बड़े सम्मान भारत रत्न से सम्मानित करने उनके घर पहुंचेंगे और यह पहली बार होगा। हालांकि इससे पहले देश के 43 शख्सियतों को भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है और अटल बिहारी वाजपेयी 44वें शख्सियत होंगे और इसके बाद महामना मालवीय जी को 2 दिन बाद ही सम्मानित किया जाएगा। लेकिन मालवीय जी को मरणोपरांत सम्मानित किया जा रहा है तो इसके लिए राष्ट्रपति भवन में ही कार्यक्रम होगा। और मुझे इस बात का बहुत ही आनंद है कि हमारे सर्वोच्च नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी को कल भारत रत्न मिलने वाला है। मेरा व्यक्तिगत रूप से बहुत ही सौभाग्य है, भावुक सौभाग्य है कि मुझे अटल जी को बचपन से देखने का अवसर मिला है। लेकिन महत्वपूर्ण है कि वाजपेयी जी की तबीयत खराब होने की वजह से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी उनके घर जाएंगे और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। तबीयत खराब है, इस वजह से कोई चकाचौंध भरा कार्यक्रम भी नहीं होगा। लाइव टेलीकास्ट की व्यवस्था भी नहीं है और जो तस्वीरें देश के सामने आएंगी वो तस्वीरें परिवार या सरकार की तरफ से जारी की जाएंगी। तो कल शाम 5 बजे ऐसे शख्स को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा जिसकी शख्सियत का लोहा दुनिया भर में हर क्षेत्र के लोग मानते रहे। अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ गीत नया गाता हूँ गीत नया।